नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। देर रात इस समय ये वीडियो इसलिए लेकर के हम आए हैं क्योंकि महाराष्ट्र में मतदान से तुरंत पहले हालात बेकाबू हो रहे हैं। क्या महाराष्ट्र में पहली बार सबसे हिंसक चुनाव होने जा रहा है? क्या मतदान के पहले खौफ का माहौल व्याप्त हो जाएगा महाराष्ट्र में? ये आज देर रात का सवाल है हमारा, क्योंकि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और देवेंद्र फडणवीस के साथ ही साथ मोदी की ईडी की पोल खोलने वाले, उस पर किताब लिखने वाले अनिल देशमुख पर जानलेवा हमला हुआ है। सोमवार रात, अब से कुछ देर पहले उन पर जानलेवा हमला हुआ है। ये जानलेवा हमला उनके बेटे सलील इस बार मैदान में हैं। सलील देशमुख कटोल से वो अपने बेटे के लिए चुनाव प्रचार करके लौट रहे थे। रास्ते में उनकी गाड़ी पर जोरदार पथराव हुआ, गाड़ी के कांच टूट गए चारों तरफ से और उनके जो है मतलब वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उनके सर से खून बहता हुआ पूरा विजुअल हमारे पास है, लेकिन हम विजुअल नहीं दिखा सकते। मैंने कहा ना कि ब्लड है, खून, इसलिए उसका विजुअल नहीं दिखा सकते हैं। मैं एक फोटोग्राफ कंट्रोल रूम से कहूंगा, उनके पास फोटोग्राफ पहुंच चुका है, वो फोटोग्राफ दिखा दें कि अनिल देशमुख की स्थिति क्या है। ये देखिए, जो हिस्सा आपको ब्लैक दिखाया जा रहा है वो भी हमने ढकने की कोशिश की है। वहां पर तौलिया बंधा हुआ है और पूरा सर मतलब पूरी तरीके से गाड़ी की पूरी तस्वीर हमारे पास है। गाड़ी चारों तरफ से फूटी हुई, टूटी हुई गाड़ी है, कांच टूट चुके हैं अनिल देशमुख की गाड़ी के। और बड़ा मतलब ये गंभीर मामला ऐसा है कि इतने के बावजूद मेरे सामने कुछ रिएक्शंस और मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। दरअसल इस वक्त अशोक वानखेड़े जी यानी भाऊ महाराष्ट्र में मौजूद हैं। वहां से उन्होंने मुझे विजुअल्स भी भेजे हैं। मैंने कहा कि विजुअल हम दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि उस विजुअल में जो हालात हैं अनिल देशमुख के और हॉस्पिटल के भी विजुअल हैं, वहां पर जो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है वो सारे विजुअल हैं। वो हम दिखा नहीं सकते क्योंकि उसको यूट्यूब लिमिटेड कर देता है, आप तक वो वीडियो जाने में दिक्कत होती है। कांग्रेस के नेता बाला साहब थोराट जो हैं, उन्होंने कहा है कि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का जिला, अब गौर से सुनिएगा, मैं आगे और कहानी बताता हूं कि इस हमले के बाद एक वीडियो, मैं ये बता दूं, एक वीडियो ऐसा भी है, छोटी सी क्लिप है जिसमें अनिल देशमुख बोल रहे हैं कि भाजपा वाले होंगे इस हमले के पीछे। छोटी सी क्लिप है और जो उस पर रिएक्शन है देखिए बाला साहब थोराट का। उन्होंने कहा है कि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के जिले में एक पूर्व गृह मंत्री, आज की तारीख में महाराष्ट्र का गृह मंत्री कौन? देवेंद्र फडणवीस। और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख। गृह मंत्री के जिले में पूर्व गृह मंत्री के साथ मारपीट किए जाने से सवाल उठता है कि राज्य में कानून का राज है या गुंडों का। वहीं भाजपा की तरफ से जो आरोप लगाया गया है, अगर ये आप सुन लेंगे तो इनकी असली शकल जो है, असली चेहरा इनका, वो और बेनकाब हो जाएगा। दरअसल जिसे, एक आप बताइए, एक परमानेंट स्टंटमैन हो, स्टंटमैन के सामने अगर वाकई किसी कार की टक्कर हो जाए तो स्टंटमैन को यही लगता है कि स्टंट कर रहा होगा। स्टंटमैन के सामने कोई जान के लिए चीख रहा हो, अपनी जान बचाने के लिए, स्टंटमैन को लगेगा कि वो स्टंट कर रहा है। वही हाल भाजपा का है। भाजपा का जो रिएक्शन आया है, क्या कहा है, इस इतना शर्मनाक। मैंने बहुत राजनीति हम लोगों ने देखी, बहुत चुनाव देखे, बड़े घोर राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को देखा है, लेकिन अगर किसी तरह का कोई ऐसा जो है कहते हैं अप्रिय घटना हो जाती है तो कोई भी राजनीतिक दल का नेता हो वो निंदा करता है, वो सहानुभूति जताता है। लेकिन ये भाजपा, जो नई वाली भाजपा है मोदी शाह की, इसमें बेशर्मी की कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस बेशर्मी है। रिएक्शन देखिए आप, ये चुनावी स्टंट है। ये अविनाश ठाकरे हैं, काटोल विधानसभा में बीजेपी के प्रभारी, ये कह रहे हैं देशमुख ने अपने ही कार्यकर्ताओं से पथराव करवाया है। अरे ये प्रायोजित स्टंट हमने बहुत देखे हैं। प्रायोजित स्टंट में कोई घायल नहीं होता, कभी किसी की हालत गंभीर नहीं होती है, कोई अपनी जान का दुश्मन नहीं बनता है। लेकिन इतने निर्लज्ज,
इतने निष्ठुर, इतने मतलब गिरी हुई राजनीति, घटिया दर्जे की राजनीति करते हैं कि ऐसे हालात में भी कह रहे हैं कि चुनावी स्टंट है, अपने ही कार्यकर्ताओं से पथराव करवाया है। बहुत सारी तस्वीरें मेरे पास हैं। ये जो है बेला फाटा है। कटोल में बेला फाटा है, वहां पर ये सलील जो के लिए अपने बेटे के लिए प्रचार कर रहे थे। प्रचार के आखिरी दिन आज जो है 18 तारीख को आखिरी दिन था प्रचार का। पूरे दिन प्रचार प्रसार करके शाम को नरखेड़ है वहां पर कटोल में, नरखेड़ में बैठक हुई है। बैठक के बाद कार्यकर्ताओं के साथ कार से कटोल के लिए निकले थे और इसी वक्त बेला फाटा के पास इनकी कार पर जमकर पथराव हुआ है। और मैंने कहा ना कि एक क्लिप है, बहुत छोटी सी क्लिप है। मैं उस क्लिप दिखा नहीं सकता, ऑडियो आप तक पहुंचेगी नहीं, नहीं तो मैं वो क्लिप सुना दूं। वो क्लिप कुल मिलाकर के 9 सेकंड की है, जिस क्लिप में कह रहे हैं अनिल देशमुख कि बीजेपी वालों का काम होगा। हाँ, ये मेरे सामने वो क्लिप है, मुझे भाऊ ने भेजा है और देर रात हम इसीलिए वीडियो लेकर के आ रहे हैं। अब मामला समझते हैं कि फडणवीस, ईडी, अनिल देशमुख और अटैक। दरअसल इन्होंने, अनिल देशमुख ने एक किताब ही लिखी है। अनिल देशमुख जेल काटे हैं। अनिल देशमुख के मामले में ईडी की घनघोर बेइज्जती हुई है। अनिल देशमुख ने ही सबसे पहले खुलासा किया कि अनिल देशमुख के सामने हलफनामा लाया गया। उस हलफनामा में शरद पवार, उद्धव ठाकरे, सबको अलग-अलग, अजित पवार, सबको अलग-अलग मामलों में फंसाने की साजिश थी। और उस हलफनामे पे वो 100 करोड़ वाला मामला आपको याद है, 100 करोड़ की वसूली, जिसको भाजपा ने महाराष्ट्र में मुद्दा बना दिया था। और उसी के बाद कमिश्नर साहब कान की सुनी हुई बताए, अनिल देशमुख जेल गए। यहां तक अनिल देशमुख ने न्यूज लॉन्चर के साथ जो इंटरव्यू था उनका, उसमें बताया कि उनके घर में जो उनकी पोतियां हैं 5 साल 6 साल की, ईडी ने समझ लीजिए कि उनको भी नहीं बख्शा, पूरे परिवार में किसी को नहीं छोड़ा, ऐसा उत्पीड़न किया, जेल में रहे। अब आते आते जो आरोप था 100 करोड़ का, वो आते आते चार्जशीट आते आते वो 1.5 करोड़ पे सिमट गया मामला। अदालत ने जमकर के फटकार लगाई कि कुछ भी है नहीं आपके पास और आप अनिल देशमुख को, यानी एक नेता को, आप जेल में कैद करके रखे हैं। उस मामले में अनिल देशमुख ने खुलासा किया था। सबसे पहले जो खुलासा किया वो बता दूं, फिर किताब से जो निकली बातें वो बताता हूं। अनिल देशमुख ने बताया कि हलफनामा उनके पास लाया गया था। उस हलफनामा में शरद पवार, उद्धव ठाकरे, इनको फंसाने के लिए एक स्क्रिप्ट थी, उस पर दस्तखत करना था और कहा गया कि बस आपका काम पूरा हो जाएगा, आप जाइए मौज करिए। अनिल देशमुख ने कहा कि नहीं, इस पर हम नहीं करेंगे। उन्होंने फिर शरद पवार का नाम आउट किया कि उद्धव ठाकरे को चलो निपटाओ। उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल ये भी नहीं होगा। उसके बाद जेल गए। जब किताब आई तो किताब पर भी हमने एक शो किया था, हमने और भाव ने। उसमें पूरा बताया था आपको कि किस तरीके से अजीत पवार को, पवार फैमिली को और उद्धव ठाकरे को ये पूरा फंसाने के लिए एक स्क्रिप्ट उसमें लिखी गई। एक लैंड डील का मामला, एक जो है वो व्यापारी जो तंबाकू खैनी का उत्पाद बनाने वाले व्यापारी का जो है मामला, उनके जरिए मतलब पैसा लेने के लिए डिमांड की जा रही थी, पैसा मांगा जा रहा था। ये पूरा घटनाक्रम उसमें था कि किसी तरह से इस दोनों राजनैतिक परिवारों को, ठाकरे फैमिली को और पवार फैमिली को एक साथ निपटाया जाए। यहां तक कि उसमें जो किरदार आ रहा था अनिल देशमुख से मुलाकात करने, उसकी पहचान, उसका नाम, सब कुछ डिटेल में बताया है, डिटेल में। ऐसा नहीं है कि हवा हवाई, जैसे मोदी जी, आपको याद है राजस्थान में प्रचार हुआ तो कहे गहलोत की लाल डायरी, गहलोत की लाल डायरी। पूरे राजस्थान में गहलोत के करप्शन के लिए लाल डायरी को स्टेब्लिश कर दिया। वहां भजन लाल शर्मा की सरकार है। लाल डायरी का आता पता नहीं है। लाल डायरी थी तो उस लाल डायरी के हिसाब से गहलोत पर मुकदमा होता, गहलोत आज की तारीख में जेल होते, गहलोत को उस भ्रष्टाचार के लिए उम्र कैद फांसी दे देते। किसी को कोई एतराज नहीं। छत्तीसगढ़ का चुनाव आया तो छत्तीसगढ़ के चुनाव में भूपेश बघेल,
भूपेश बघेल का जो महादेव ऐप कांड, विदेश में बैठा हुआ किंग पिन वीडियो बना करके बता रहा 500 करोड़ दे दिया, इतना दे दिया, उतना दे दिया। चुनाव खत्म हो गए। जब आपके पास इतने सबूत कि आपको विदेश से बैठे हुए वीडियोज भी आपके पास सबूत के रूप में आ रहे हैं, भूपेश बघेल को भाई काला पानी में भेजना चाहिए था। भूपेश बघेल आराम से बैठे हुए हैं। तो इस टाइप का नहीं, सिवाय मतलब सिर्फ लफाजी। अनिल देशमुख ने बाकायदा नाम के साथ पूरा डिटेल, पूरी किताब लिख डाली। यहां तक कि अनिल देशमुख ने बताया कि उस शख्स ने आखिरकार जब मैंने मतलब उस पर डाउट किया, तो उसने देवेंद्र फडणवीस से बात करवाई एक दूसरे नंबर पे, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस डायरेक्ट नहीं बात कर सकते थे। उनको था कि सीधा नंबर आएगा तो फंस सकता हूं। तो देवेंद्र फडणवीस से बात करवाई। देवेंद्र फडणवीस जो अनिल देशमुख को भाऊ बोलते हैं, ये देशमुख ने लिखा है, वो बोलते हैं भाऊ ये बहुत छोटा मामला है, खत्म हो जाएगा, बस देख लो। अनिल देशमुख नहीं तैयार होते हैं अपना जमीर बेचने के लिए। उसके बाद ये सब कुछ होने के बाद जब ये पूरा घटनाक्रम देवेंद्र फडणवीस और ईडी और मोदी वाली ईडी, उसको ठीक से कहें तो मोदी की ईडी, जब सब कुछ एक्सपोज होने लगता है, तो देवेंद्र फडणवीस कहते हैं मेरे पास पेन ड्राइव। अनिल देशमुख, ये डर की राजनीति करने वाले लोग पेन ड्राइव, सीडी, ईडी यही बताते हैं। अनिल देशमुख ने कहा कि भाई सामने ले आओ जो भी है, अब हमें तो डर है नहीं कोई। आज तक वो पेन ड्राइव का आता पता नहीं है। सरकार में आप, सत्ता आपकी, वो पेन ड्राइव के मामले में आपको और बताएं कि सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया। भाई राजा है, राजा जो कहे, केस दर्ज कर लिया। केस दर्ज कर लिया तो गिरफ्तार करना चाहिए था, वो पेन ड्राइव सामने आनी चाहिए थी। सीबीआई के पास जब सबूत है, पेन ड्राइव फडणवीस वाला अगर है, तो गिरफ्तार करो अनिल देशमुख को। लेकिन सिर्फ डर, कंप्लीटली आम जनता हो, विपक्ष का नेता हो, पूरी तरह से एक ही जो है वो कह लें आपके पास जाल है, वो है भय का जाल, डर का जाल। वो डर का जाल फेंकिए, उसमें जनता फंस जाए तो ठीक है, विपक्ष का नेता फंस जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर नया हथकंडा कोई ना कोई आप तलाशिए। कुल मिला जुला करके वो पेन ड्राइव भी नहीं जो है लेकर के सामने आए। और हर मोर्चे पर जब अनिल देशमुख से पटकनी खाते गए, और चुनाव में कटोल, जो कि बाला साहब थोराट ने बोला है फडणवीस का जिला है, गृह मंत्री हैं, उस जिले में जब बेटा सलील भारी पड़ता दिखा अनिल देशमुख का, तो आज हालात यहां तक आ गए कि मामला हिंसा पर है, हमला पर है। सच्चाई क्या है ये बताना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये बताना देवेंद्र फडणवीस की जिम्मेदारी है। अब देखते हैं वो बताते क्या है, क्योंकि इसी पर नजर है कि देवेंद्र फडणवीस बताएंगे क्या, या बताने लायक कुछ हैं भी। खैर, इस वक्त की ये बड़ी खबर है। हम मतदान से पहले एक बार फिर अपील करते हैं कि वो चाहे राजनीतिक दलों के नेता हों, सत्ता पक्ष के, विपक्ष के, दोनों पक्ष के कार्यकर्ता हों या मतदाता हों, संविधान में यकीन रखिए, संवैधानिक व्यवस्थाओं में यकीन रखिए। निराशा भी मिलती है, जिनको निराशा मिलती है वो तो आज भी शांत बैठे हैं, वो तो आज भी शांत बैठे हैं। तो निराशा मिले, हताशा मिले, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पर यकीन कीजिए, महाराष्ट्र वहीं के तो पुत्र थे। आज की तारीख में तो पूरे भारत के पुत्र हैं, लेकिन उसी महाराष्ट्र की धरती पे जन्मे थे। बाबा साहब के संविधान को आप तार-तार मत करिए। महाराष्ट्र के चुनाव में कम से कम हिंसा की उम्मीद हम कतई नहीं कर सकते। जमकर मतदान कीजिए, जो हुआ है उसकी निंदा पूरे महाराष्ट्र को करनी चाहिए। अगर वो भाजपा का कार्यकर्ता है, कोई भाजपा का नेता है और वो बेशर्मी से इस समय बता रहा है, रात में एक नेता और इस प्रदेश का एक बड़ा नेता अस्पताल में गंभीर हालत में है, उसकी गाड़ी जो है पूरी क्षत विक्षत हो चुकी है, वह खुद रक्त रंजित हो चुका है, खून में लथपथ हो चुका है, और ऐसे में चुनावी स्टंट बताए, अपने कार्यकर्ताओं से खुद हमला करवाया हुआ बताए,
तो ये बहुत शर्मनाक है। राजनीति होती रहेगी। ये अटल बिहारी की पार्टी है, मोदी की पार्टी नहीं है। आप इस दौर के जो कार्यकर्ता हैं, वो किस दुनिया में हैं, ये मैं खुद नहीं यकीन कर पाता। ये पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी की है, आडवाणी की है, मुरली मनोहर जोशी की है। इस पार्टी में जहां अटल जी हमेशा कहते थे मतलब राजनैतिक प्रतिद्वंदी कितना भी बड़ा हो जाए, कितना बड़ा राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हो जाए, उस जमाने की क्लिप्स देखते हैं कि लालू यादव मजाक उड़ा देते थे सदन में। वही अटल जी को कहे कि नेहरू जी आप कहते हैं नेहरू जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री बनोगे आगे चल करके। भाई एक बार बन गए, 2 बार बन गए, कितने बार अब तो छोड़ दो देश का पीछा। और अटल जी वहीं बैठ के ठहाका लगा रहे हैं। आज की तारीख में कल्पना कर सकते हैं आप? कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो दौर था जब विपक्षियों का सम्मान था, हास्य था, व्यंग था, संवाद था। इस दौर में ऐसे लगता है जैसे पुश्तैनी दुश्मन हो, खानदानी दुश्मन हो। तो कम से कम ये कार्यकर्ता जो हैं, वो कार्यकर्ता अपने शीर्ष पुरुष, पार्टी के संस्थापक, जो पार्टी बनाए, उनके पद चिन्हों पे चले, उनको आदर्श माने। उससे बड़ा आदर्श जो अपने पूर्वज का, अपने शीर्ष पुरुष को का जो है के पद चिन्हों पे नहीं चल सकता है, उनको आदर्श नहीं मान सकता है, वो झूठा है। खैर इजाज़त दीजिए, अनिल देशमुख स्वस्थ हों, यही कामना हम करेंगे। आप लोग मतदान कीजिए इस चुनावी पर्व को पूरी निष्ठा के साथ, पूरी शिद्दत के साथ इसको मनाइए आप। अपने हक का, अपने अधिकार का पूरा जोरदार तरीके से इस्तेमाल कीजिए और सोच समझ कर कीजिए, सोच समझ कर कीजिए, नहीं तो आपके दुखों को भी कोई स्टंट बता सकता है। आप भूख में जब बिलखेंगे तो कोई कहेगा अभिनय कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। भूखे होने की देखिए कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। बस इतना ही कहूँगा, इजाज़त दीजिए। नमस्कार।